वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम के मज़मून जोग्राफिया का 8वां सबक मौसमों का बनना हिस्सा नंबर 2 इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में हम सूरज की क़यासी गर्दिश, सूरज और ज़मीन का फासला, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हमने पिछली मर्तबा पहले सबक के अंदर भी इस तरह जो है तो लकड़ी के साए का इंदराज किया था महीना भर, कि लकड़ी का जो है तो साया वो किस तरह से बदलता है। एक लकड़ी हम लोग लगाते हैं, उसी जगह पर वो लकड़ी को रहने दिया जाता है और साल भर जो है तो सूरज जब निकलता है तो लकड़ी का जो साया है वो कहाँ पर पड़ता है, इसका जो फ़र्क आता है अलग अलग जगह पर साया जो उसका पड़ता है, उसकी जो जगह है वो बदलते रहती है। ये भी हम लोगों ने मालूम किया था। इस वक्त भी आप लोगों को ये तजुर्बा करके देखना है कि लकड़ी के साए की जो जगह है किस वजह से बदलती रहती है। ये आगे आप लोगों को हम लोग सबक जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी जो है हम लोग एक इसी तरह का जदवल देख चुके हैं और उस जदवल को जो है तो हिस्सा नंबर अव्वल में हम लोगों ने मौसमों का बनना हिस्सा नंबर अव्वल में पहले सबक में देखा था। अब यहाँ पर यही जो है तो जदवल दिया गया है और जून से सितंबर और दिसंबर महीनों के दिन के वक्फे के इंदराज के जदवल का हमें इस्तेमाल करना है। यानी जून, सितंबर और दिसंबर महीने के जो दिन के वक्फे हैं, यानी दिन कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो कितने वक्फे का है, ये जो है तो बताने के लिए इस जदवल का हमने इस्तेमाल किया था पहले सबक में भी, और अभी भी जो है तो हमें इस जदवल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप जदवल में बहुत सारी चीज़ें जो है तो इससे पहले मैं बताया था कि जदवल में जो है तो कौन कौन सी चीज़ें दी गई है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर तारीख है, तुलू आफ्ताब है, गुरूब आफ्ताब है, दिन का वक्फा है, रात का वक्फा है और मालूमात का ज़रिया है। ये जून का बनाया हुआ है। इसी तरह आपको जून के अलावा सितंबर और दिसंबर महीनों का भी इंदराज करना है और मालूमात जो है तो आप लोगों को लेना है। आम तौर पर किस महीने में दिन का वक्फा 12 घंटों का होता है, ये आपको मालूम करना है। यानी दिन का जो टाइम होता है वो 12 घंटे फिक्स कौन से महीने में होता है, ये पता करना है। इसी तरह जून, सितंबर और दिसंबर महीनों के दिन के वक्फे का फ़र्क वाज़े कीजिए। यानी जून में, सितंबर में और दिसंबर, इन महीनों के अंदर, ये तीनों महीनों में दिन का जो वक्फा होता है वो कैसा होता है, कौन से महीने में ज़्यादा होता है, कौन से महीने में कम होता है, ये और कौन से महीने में बराबर बराबर आते हैं दिन और रात। तो वक्फा जो है दिन का वो इन तीनों महीनों का आप लोगों को पता करना है और वाज़े करना है फ़र्क कि जून में कितना था, सितंबर में कितने वक्फे का दिन था और दिसंबर में कितने वक्फे का दिन था, उसका टाइमिंग कितना था दिन का, ये जो है तो आप लोगों को पता करना है। इसी तरह यहाँ पर बताया गया है कि तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त उफ़क़ पर रूनुमा होने वाली हालत के बारे में क्या कहा जा सकता है। जब सूरज निकलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तुलू आफ्ताब हो रहा है सीधे हाथ की तस्वीर पर और गुरूब आफ्ताब हो रहा है बाएं हाथ की तस्वीर के ऊपर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन से हालात जो है तो रूनुमा होते हैं, ये भी जो है तो आप लोगों को पता करना है। और यहाँ पर तुलू आफ्ताब हमें किस तरह से नज़र आता है वो भी आप लोग वीडियो के ज़रिए यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है। अब यहाँ पर पिछले सवालात की तरह ही यहाँ पर एक और सवाल पूछा जा रहा है कि दर्जा झैल में से कौन से अवामिल का ताल्लुक सायों के मुकामात के फ़र्क और दिन के अरसे के फ़र्क से जोड़ा जा सकता है। यानी कि जो साए में फ़र्क होता है, अलग अलग साए जब आते हैं वो, और दिन का जो फ़र्क होता है वक्फे का, यानी कभी दिन छोटा होता है कभी बड़ा होता है, सर्दियों में अक्सर दिन छोटे हो जाते हैं,
गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। तो ये जो फर्क है वो किन बातों से जोड़ा जा सकता है? पहला तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जमीन की महवरी गर्दिश। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जमीन जो है तो घूम रही है, तो उसकी महवरी गर्दिश हुई, यानी जमीन जब अपने अपने गिर्द घूमती है तो वो जमीन की महवरी गर्दिश होती है। इसी तरह जमीन की मदारी गर्दिश, यानी जब जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और साल भर में एक चक्कर पूरा कर लेती है तो वो होती है जमीन की मदारी गर्दिश, यानी सूरज के गिर्द घूमना, ये उसकी मदारी गर्दिश हुई। और तीसरा है सूरज और जमीन के माबेन फासला, यानी सूरज और जमीन के दरमियान कितना फासला होता है वो, और जमीन का महवर, यानी जो जमीन अपने गिर्द जब घूमती है तो वो उसका महवर कहलाता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि किस तरह से ये चारों चीजें उस पर फर्क डालती है या नहीं डालती है, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। या आप लोगों को पता करना है कि जमीन की महवरी गर्दिश या जमीन की मदारी गर्दिश या सूरज और जमीन के दरमियान का फासला या जमीन का महवर, ये चारों चीजों में से कौन सा अवामिल का ताल्लुक सायों के मुकामात और दिन के फर्क पर असर डालता होगा, ये यहाँ पर मालूम करने की हमें कोशिश करना है कि चारों अवामिल में से कौन सी वजह से ये दोनों चीजें वाक़ई होती है, यानी साये में तब्दीली होती है और दिन का छोटा बड़ा होना होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आम तौर पर जून के महीने में, सितंबर के महीने में और दिसंबर के महीनों के इंदिराज के ज़रिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन नेज़ दिन और रात के यकसा वक्फे की तारीखों के बारे में आप समझ चुके होंगे। यानी जून में, सितंबर में और दिसंबर में जो दिन होते हैं वो छोटे बड़े कब आते हैं, दिन के वक्फे कब होते हैं, ये आप लोगों ने जदवल में जब इंदराज किया होगा तो उसका पता हमें चल गया होगा। आम तौर पर हर साल इन्हीं तारीखों में ये हालतें होती है, यानी जून में, सितंबर में और दिसंबर में जो भी दिन छोटा बड़ा होता है, जिस तरीके से छोटे बड़े दिन होते हैं, दिन के वक्फे होते हैं, ये हर साल उसी तरीके से होता है। और साथ ही साथ तुलू आफताब के मुकाम की तब्दीली, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, दिन के वक्फे की तब्दीली, इसी तरह तुलू आफताब की जगहों में होने वाली तब्दीली, इस ताल्लुक से मालूमात हम अब आने वाले उसमें हासिल करेंगे कि तुलू आफताब की तब्दीली क्यों होती है, यानी सूरज जब निकलता है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि सूरज अलग जगह से निकला है। गुरूब आफताब की तब्दीली भी हम देखेंगे और उनकी जो जगहों में तब्दीली हो रही है तुलू आफताब की और दिन के वक्फे की, ये सब हम लोग अब मालूमात हासिल करेंगे। आगे आने वाले जो भी मवाद है उसके अंदर हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। अब हम देखेंगे इससे पहले, सबसे पहले सूरज की कयासी गर्दिश। सबसे पहला अभी यहाँ पर हमारा पॉइंट है सूरज की कयासी गर्दिश। एक कयास लगाना, एक अंदाज़ा लगाना, जैसा कि हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि जो सूरज है वो रोज़ाना अपना मुकाम बदलता है। जब हम ज़मीन से तुलू आफताब का नज़ारा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे सूरज साल भर में शुमाल या जुनूब की जानिब सरक गया है, लेकिन दर हकीकत सूरज अपनी जगह से कतई हरकत नहीं करता, यानी सूरज जो है वो अपनी जगह पर ही रहता है। सूरज हरकत नहीं करता है, बल्कि ज़मीन जो है तो हरकत करती है, ज़मीन जो है वो घूमती है। इसलिए जो है तो हमें ऐसा लगता है कि मुकाम चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है, सरक रहा है सूरज शुमाल से जुनूब की जानिब या जुनूब से शुमाल की जानिब, ये इसके अंदर हम लोगों को नज़र आता है। सूरज के तुलू होने का जो मुकाम होता है, यानी सूरज के निकलने का जो मुकाम होता है, वो 21 जून से 22 दिसंबर, याद रखेंगे आप लोग ये, 21 जून से 22 दिसंबर के दौरान जुनूब की सिमत ज़्यादा से ज़्यादा सरकता दिखाई देता है। यानी 21 जून से 22 दिसंबर, ये आप लोग लिख लेंगे, 21 जून से 22 दिसंबर वो जुनूब की सिमत वो सरकता दिखाई देता है। इस अरसे को जुनूबी रविश माना जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है,
वही जो आप लोगों को करना है, जुनूबी रविश उसे माना जाता है। इसके बरखिलाफ यानी इसके उलट फिर 22 दिसंबर से 21 जून तक, है ना, यहाँ भी पूरा फिर दोनों मिलाकर साल पूरा हो जाता है। 21 जून से 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से 21 जून, इस अरसे को शुमाली रविश कहते हैं। क्यों शुमाली रविश कहते होंगे इसे? क्योंकि आमतौर पर 21 जून से 22 दिसंबर तक का जो वक्फा होता है वो जुनूबी सिमत में ज़्यादा सरकता हुआ सूरज होता है, इसलिए उसे जुनूबी रविश, और 22 दिसंबर से 21 जून तक शुमाल की तरफ जाता है, इसलिए इसको शुमाली रविश, ये फ़र्क जो है तो यहाँ पर बताया गया है। सूरज के मुकाम की तब्दीली सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दिश और ज़मीन के महवर की वजह से होती है। यानी सूरज का जो मुकाम है वो तब्दील होता हुआ हमें नज़र क्यों आता है? वो ज़मीन की गर्दिश की वजह से और ज़मीन के महवर की वजह से, जहाँ पर ज़मीन घूमती है उसके महवर की वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है। असल सूरज अपनी जगह से हरकत नहीं करता है, सूरज अपनी जगह पर ही जो है तो रहता है, लेकिन ज़मीन से देखने पर हमें ऐसा महसूस होता है, इसलिए सूरज की इस गर्दिश को कयासी गर्दिश कहते हैं। एक कयास लगाया जाता है, एक अंदाज़ा लगाया जाता है, बस और कुछ नहीं। ज़मीन पर बनने वाले मौसम महज ज़मीन के जुनूबी और शुमाली निस्फ कुर्रे की वजह से तश्कील पाते हैं। यानी ज़मीन पर जो भी मौसम बनते हैं वो ज़मीन के जुनूबी और शुमाली निस्फ कुर्रे की वजह से तश्कील पाते हैं। जैसा कि मैं इससे पहले बताया था, ज़मीन अगर हम आधा देखेंगे, ऊपर का हिस्सा शुमाली निस्फ कुर्रा और नीचे का हिस्सा जुनूबी निस्फ कुर्रा होता है, तो बस इन्हीं की वजह से जो है तो मौसम बनते हैं। शुमाल में जिस तरह से सूरज की रोशनी पड़ती है वो, और जुनूब में रोशनी पड़ती है वो, उसकी वजह से मौसमों के अंदर बदलाव आता रहता है। इन बातों को हमें ज़हन नशीन करना है, इन्हें हमें याद रखना है। कौन सी बातों को? हम साइंस में भी कयासी गर्दिश का मुताला करते हैं। सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक, यानी सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक मशरिक से मगरिब की जानिब होता है। ये तो क्लियर है कि सूरज जो है मशरिक से निकलता है और मगरिब की जानिब डूबता है। रोज़ाना कयासी गर्दिश को वहाँ मलूज़ रखा गया है। जोग्राफिया में हम सूरज की सालाना कयासी गर्दिश शुमाल ता जुनूब को मलूज़ रख रहे हैं। यानी जो सूरज की गर्दिश है, सालाना कयासी गर्दिश, वो शुमाल से जुनूब को मलूज़ रखा गया है। अगर हमें इन दोनों वाक़यात में सूरज के हरकत करने का कयास होता है तो ये महज एक कयास या एहसास है। रोज़ाना की कयासी गर्दिश का ताल्लुक़ महवरी गर्दिश से होता है। महवरी गर्दिश और ज़मीन के महवर से सालाना कयासी गर्दिश ताल्लुक़ रखती है। जैसा कि मैं इससे पहले आप लोगों को बता दिया हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है हमें कि सूरज जो है वो हरकत नहीं करता है, सूरज अपनी जगह पर रहता है, और सूरज शुमाल से निकलता हुआ हमें दिखाई देता, सूरज मशरिक से हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, जुनूब में जो है तो डूबता है, और हमें इसलिए ऐसा लगता है कि सूरज गर्दिश कर रहा है, वो ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से होता है, और ज़मीन के महवर की वजह से होता है। सिर्फ इतना याद रखना है, इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने शक्ल नंबर 8.1 दी हुई है, उसका मुशाहिदा आप लोग मुताल्ला करना है शक्ल का, और ये मालूम करना है कि शक्ल में जो दी हुई तारीखों के मुताबिक आप जिस शुमाली निस्फ कुर्रे में रहते हैं वहाँ से हाजिद शमसी सूरज से करीब तरीन कैफियत कैसी होगी। यानी अगर सूरज से करीब तरीन कैफियत वहाँ पर कैसी होगी, जो दी हुई तारीखें हैं, आप अगर शुमाली निस्फ कुर्रे में रहते हैं। शुमाली निस्फ कुर्रा यानी ज़मीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो शुमाली निस्फ कुर्रा कहलाता है, और ज़मीन का जो नीचे वाला हिस्सा नक्शे में दिखाई देता है वो आप लोगों को जुनूबी निस्फ कुर्रा कहलाता है। तो हम लोग शुमाली निस्फ कुर्रे में रहते हैं अगर, तो बताना है कि कैसे जो है तो सूरज से करीब तरीन हालत रहेगी इन तारीखों में, यानी 22 दिसंबर में, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, इन तारीखों के अंदर। और इसी के साथ साथ कुछ सवालात भी जो है तो दिए गए हैं, और शक्ल का जो नाम है वो शक्ल का नाम है मौसमी चक्कर, यौम ऐन, यौम एतदाल। ये जो है तो शक्ल का नाम है।
22 दिसंबर के आसपास शुमाली निस्फ कुर्रे में कौन सा मौसम होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 22 दिसंबर आप लोगों को दिखाया गया है और पूछा जा रहा है कि 22 दिसंबर को कौन सा दिन होगा शुमाली निस्फ कुर्रे में, यानी कौन सा मौसम होगा, वो पूछा जा रहा है। शुमाली निस्फ कुर्रे का मौसम 22 दिसंबर को। आप लोग शक्ल को देखना और इस पर बहस करके अपनी कॉपी में लिखना और उस्ताद को बताना, या जो यूट्यूब के चैनल आप लोग देख रहे हैं, लिंक जो वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर भी आप लोग चैट कर सकते हैं, लिखकर आप लोग कमेंट्स भेज सकते हैं। दूसरा सवाल है 21 जून को शुमाली निस्फ कुर्रे में कौन सा मौसम होगा। 21 जून को देखना है कि शुमाली निस्फ कुर्रे में कौन सा मौसम होगा। इसी तरह अगर शुमाली निस्फ कुर्रे में मौसम सरमा हो तो इसके मुखालिफ निस्फ कुर्रे में इस वक्त कौन सा मौसम होगा। और चौथा सवाल है शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रे में किसी एक वक्त में मुख्तलिफ मौसमों के वकू पजीर होने की क्या वजूहात हो सकती है। ये भी आप लोगों को पता करना है कि शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रे में किसी एक वक्त में मुख्तलिफ मौसम क्यों होते हैं, क्या वजह होती है कि एक ही वक्त में शुमाली निस्फ कुर्रे में अलग मौसम है और जुनूबी निस्फ कुर्रे में अलग मौसम है। या आप लोग निस्फ कुर्रे देख भी सकते हैं, शुमाली निस्फ कुर्रा, जुनूबी निस्फ कुर्रा, शुमाली निस्फ कुर्रा, जुनूबी निस्फ कुर्रा। और ज़मीन की जो घूमती है ज़मीन, वो गर्दिश, साथ ही साथ अलग अलग तारीख। ये शक्ल बहुत इम्पोर्टेंट है, इस शक्ल को समझना, ज़मीन की गर्दिश को समझना, ज़मीन की मदारी गर्दिश को समझना, यानी सूरज के गिर्द जो गर्दिश करती है उसको समझना, ये बहुत ज़रूरी है। ये शक्ल यहाँ पर पूरा जो है तो बताया गया कि 22 दिसंबर को आप लोग देख सकते हैं शुमाली कुतुब कहाँ नज़र आ रहा है, जुनूबी कुतुब कहाँ पर है, सूरज की जो रोशनी है वो किस निस्फ कुर्रे पर ज़्यादा पड़ रही है वो भी दिखाया गया है। इसी तरह 21 मार्च को एतदाल बहार कहा गया है। ये आगे मैं बताने वाला हूँ कि एतदाल बहार क्या है। ये निस्फ कुर्रे में, शुमाली निस्फ कुर्रे में, जुनूबी निस्फ कुर्रे में, कौन से निस्फ कुर्रे में सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, सूरज से कितना करीब है ज़मीन। 21 मार्च को बहुत ज़्यादा करीब है, 23 सितंबर को ज़्यादा दूर है, और शुमाली कुतुब का कुछ हिस्सा जो है तो सामने आ रहा है। जुनूबी कुतुब का ज़्यादातर हिस्सा सूरज के सामने नहीं है 23 सितंबर को। तो ये जो तारीखें हैं, उन तारीखों से हम समझ सकते हैं कि कौन सा मौसम होगा। गर्मा में हालत ऐन बताया गया है यहाँ पर सितंबर में। 21 मार्च को एकदम करीब है सूरज से ज़मीन, तो ज़्यादा गर्मी रहेगी। इसी तरह मौसम सरमा यानी 22 दिसंबर को सूरज से दूर है और शुमाली कुतुब सूरज से बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में गया हुआ है, तो वहाँ पर सर्दी का मौसम होगा। ये सब चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। सूरज को इस तस्वीर का बगौर मुशाहदा कीजिए आप लोग वीडियो के बाद भी, और समझने की कोशिश कीजिए, इसके ऊपर बहस कीजिए कि क्या बताया गया है इस शक्ल के अंदर। अब यहाँ पर शक्ल नंबर 8.2 का आप लोगों को मुताल्ला करना है, उसको देखना है, गौर करना है, और ज़मीन की कुर्ब शमसी और बाद शमसी हालत को जो है तो हम लोगों को देखना है कि अगर सूरज करीब रहा ज़मीन से तो कुर्ब शमसी कहलाएगा, और दूर रहा तो उसे बाद शमसी कहते हैं। शक्ल में भी आप लोग देख सकते हैं, करीब में अगर ज़मीन दिखाई दे रही है आप लोगों को सीधे हाथ की तरफ तो वो कुर्ब शमसी है, और इधर जो है तो बाद शमसी है। ज़मीन का बैज़वी मदार यानी अंडे की शक्ल का जो मदार है उसके ऊपर ही जो है तो ज़मीन गर्दिश करती है सूरज के गिर्द, सूरज वहीं रहता है। ये जो है तो बताने की कोशिश की गई है। अब देखना है हमें कि सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दिश बैज़वी शक्ल में होती है, यानी मुकम्मल गोल दायरे की शक्ल में नहीं होती है, बल्कि बैज़वी शक्ल होती है। इस बैज़वी मदार के मरकज़ पर सूरज होता है। सूरज अपनी जगह से हरकत नहीं करता। ज़मीन की बैज़वी शक्ल में गर्दिश की वजह से सूरज के गिर्द इसका फासला यकसा नहीं रहता, यानी जब ज़मीन गर्दिश करती है सूरज के गिर्द तो एक जैसा फासला नहीं होता। आप लोग खुद शक्ल में देख सकते हैं कि फासला कहीं पर ज़्यादा नज़र आ रहा है और कहीं पर कम नज़र आ रहा है।
کیونکہ اس کا جو مدار ہے جہاں سے زمین گزرتی ہے وہ اسی طریقے سے بنا ہوا ہے اور اسی مدار پر جو ہے تو زمین گردش کرتی ہے۔ مداری گردش کے دوران جنوری کے پہلے ہفتے میں زمین کا سورج سے فاصلہ کم سے کم ہوتا ہے، اسے قرب شمسی کہا جاتا ہے۔ یعنی جنوری کے پہلے ہفتے میں زمین اور سورج کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کم باقی رہتا ہے، اسے قرب شمسی کہا جاتا ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں۔ اسی طرح اس وقت زمین کے محور کا جنوبی سرا سورج کی جانب ہوتا ہے۔ زمین کا جو محور ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زمین کا محور یعنی زمین کا جو تیر کا نشان سے بتایا گیا ہے، جو نیچے کی تیر کا نشان بتایا گیا ہے، وہ زمین کے محور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور زمین آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں پورا جو ہے تو سیدھی نہیں گھومتی ہے، بلکہ اس کا جو محور ہے شمالی وہ جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زمین کا جو نیچے والا محور دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو، تو وہ سورج کی طرف جو ہے تو اس کا رخ ہوتا ہے، یہ بتانے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف جولائی کے پہلے ہفتے میں زمین سورج سے زیادہ فاصلے پر ہوتی ہے، یعنی بعد شمسی کی جو ہے تو حالت ہوتی ہے۔ زمین اگر سورج سے زیادہ فاصلے پر رہے گی تو بعد شمسی کی حالت وہاں پر آپ لوگوں کو نظر آئے گی۔ اس وقت زمین کا جو محور کا شمالی حصہ ہوتا ہے وہ سورج کی جانب ہوتا ہے اور جنوبی حصہ سورج کی جانب نہیں ہوتا۔ شکل کی مدد سے سورج کی بجائے اس کی کیفیت کے مطابق نصف کرے میں کون سا موسم ہوگا یہ سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ شکل دیکھ رہے ہیں، یعنی جو زمین کا بایاں حصہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، شکل میں بایاں حصہ جو زمین کا ہے، زمین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے بائیں طرف، اس کا جو شمالی حصہ ہے وہ سورج کی طرف ہے اور جو جنوبی حصہ ہے وہ سورج کی طرف نہیں ہے۔ تو سورج سے بھلا ہی وہ دور ہے، بعد شمسی ہے، لیکن وہاں پر جو موسم ہوگا وہ سردی کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جولائی کا مہینہ ہے اور جولائی کے مہینے میں جو ہے تو برسات کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سورج سے قریب یا زیادہ دور ہونے سے نہیں، بلکہ جو حصہ اس کا ہوتا ہے، شمالی حصہ رہے گا یا جنوبی حصہ رہے گا، وہ امپورٹنٹ دیتا ہے، وہاں سے جو ہے تو موسم کا بننا جو ہے تو طے پاتا ہے، یہ بتانے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح شکل نمبر 8.2 میں زمین کی بیضوی گردش کا راستہ اور اس کے محوری جھکاؤ کے مجموعی اثرات کی وجہ سے زمین پر موسم بنتے ہیں، وہی بات بتایا گیا ہے کہ زمین جو محور پر گھومتی ہے وہ اور اس کا جو بیضوی راستہ ہے زمین کا جس پر وہ گردش کرتی ہے، اور محور جس کا جھکا رہتا ہے جس طرف، شمالی محور یا جنوبی اس کا جو محور جس طرف جھکا رہتا ہے، وہ اس کی وجہ سے موسم بنتے ہیں، یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں سورج اور زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین کی محوری گردش کی رفتار بعد شمسی حالت میں کم ہوتی ہے اور قرب شمسی حالت میں بڑھتی ہے۔ یعنی زمین کی اور سورج کی جو کشش ثقل ہے، اپنی طرف کھینچنے کی جو طاقت ہے، وہ زمین کی محوری گردش پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی جب زمین گھومتی ہے تو اس کی جو محوری گردش ہم جسے کہتے ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب وہ سورج سے دور ہوتی ہے تو کم ہو جاتی ہے اس کی رفتار۔ رفتار جو ہے تو بعد شمسی حالت میں کم ہوتی ہے اور قرب شمسی حالت میں بڑھتی ہے۔ ان دونوں حالتوں کے درمیان زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے زمین کی آب و ہوا پر اس کے اثرات محسوس نہیں ہوتے۔ یعنی آب و ہوا پر جو ہے تو کچھ خاص اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں زیادہ بدلاؤ، زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ یعنی زمین کی محور کی گردش کے اندر زمین کی جو محوری گردش ہوتی ہے اس کی رفتار میں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، اس لیے آب و ہوا پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مداری گردش کے حلقے میں سال میں 2 دن خط استوا پر سورج کی کرنیں عموداً پڑتی ہے۔ جب زمین مداری گردش کرتی ہے، یعنی پوری مکمل سورج کے گرد جب گردش کرتی ہے زمین، اسے مداری گردش کہتے ہیں، تو 2 دن ایسے ہوتے ہیں جب خط استوا پر
جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ کرنیں جو ہوتی ہے وہ عمودی پڑتی ہے، یعنی کھڑی پڑتی ہے بالکل۔ عام طور پر یہ حالت 21 مارچ کو اور 23 ستمبر کو ہوتی ہے۔ 21 مارچ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور 23 ستمبر بھی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو ان دونوں وقتوں میں سورج کی روشنی بالکل خط استوا پر عموداً پڑتی ہے، کھڑی پڑتی ہے۔ خط استوا جو ہے تو ابھی آپ لوگوں کو اس کے بعد والی تصویر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ خط استوا کہاں پر ہے۔ اس وقت زمین کے شمال اور جنوب دونوں قطبین پر سورج سے یکساں فاصلے پر ہوتے ہیں، یعنی زمین نقطۂ اعتدال کی کیفیت میں ہوتی ہے نا۔ یعنی شمالی قطب اور جنوبی قطب دونوں قطبین پر جو ہوتے ہیں، دونوں قطبین وہ سورج سے یکساں فاصلے پر ہوتے ہیں، ایک جیسے فاصلے پر ہوتے ہیں، اس لیے زمین جو ہے اس وقت نقطۂ اعتدال یعنی برابر برابر کی کیفیت میں ہوتی ہے۔ یہ ہم لوگ شکل نمبر 8.3 میں دیکھیں گے اس کے بعد، میں بتاتا ہوں ابھی آپ لوگوں کو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس تصویر میں، اوپر یہاں پر الٹا بتا دیا گیا، تھوڑا جنوبی قطب بتا دیے گئے، نیچے شمالی قطب بتا دیا، قطب شمالی بتا دیا گیا ہے، جبکہ اوپر ہونا چاہیے شمالی قطب اور نیچے ہونا چاہیے جنوبی قطب۔ بہرحال ہم لوگ یہی سمجھیں گے، اوپر شمالی قطب ہے اور نیچے جنوبی قطب ہے، اس کو یہ سمجھ کر چلنا ہے۔ تو یہاں پر خط استوا بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بیچ میں بالکل زمین کے گزرا ہوا ہے خط استوا، اوپر شمالی قطب ہے، اس کے بعد خط سرطان ہے، پھر خط استوا ہے، پھر خط جدی ہے، پھر خط جنوبی قطب خط ہے۔ اوپر شمالی قطب پکڑیں گے، نیچے جو ہے تو جنوبی قطب رہے گا، یہاں پر تھوڑا الٹا بتایا گیا۔ اس کے بعد دیکھنا ہے ہمیں کہ دائرہ روشنی کے خط استوا کو دو برابر برابر حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے تمام ارض البلدوں کے روشن اور تاریک حصے شکل نمبر 8 میں دکھائے گئے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں 8.3 میں۔ قطب شمالی اور قطب جنوبی تک روشن اور تاریک حصے مساوی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ لوگ روشن حصے دیکھ سکتے ہیں، سورج کے جو سامنے کا بالکل حصہ ہے روشن حصہ وہ، اور جو تاریک حصہ یعنی اندھیرے کا حصہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ سورج کے سامنے والا روشن اور اس کا اپوزٹ میں مخالف سمت میں تاریک یعنی اندھیرا، وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، دکھائی دے رہا ہے۔ ایسی حالت میں اس دن زمین پر ہر سمت دن کا وقفہ اور رات کا وقفہ یکساں رہے گا، یعنی زمین پر دن کا وقفہ بھی برابر رہے گا اور رات کا وقفہ بھی برابر رہے گا، یعنی 12 گھنٹے کا رہے گا۔ یہ حالت اعتدال ہے، یعنی مساوی ہے، ایک جیسی حالت، اسے حالت اعتدال کہتے ہیں۔ حالت اعتدال جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، حالت اعتدال کا خط استوا پر سورج کی شعاعوں کے عمودی ہونے کی کیفیت، اسے یوم استواوی کہتے ہیں۔ اس حالت میں دائرہ روشنی طلوع البلد کے خط استوا پر منطبق ہو جاتے ہیں اور شمالی نصف کرے میں 21 مارچ سے 21 جون کا درمیانی عرصہ موسم بہار ہوتا ہے، اور 23 ستمبر سے 22 دسمبر کا درمیانی عرصہ موسم خزاں ہوتا ہے۔ شمالی نصف کرے میں 21 مارچ کا دن اعتدال بہار ہوتا ہے اور 23 ستمبر کا دن اعتدال خزاں ہوتا ہے۔ جنوبی نصف کرے میں اس عرصے میں مخالف موسم ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہے تو بتائی گئی ہیں۔ یوم عین اور یوم استوا کی تاریخوں میں ایک دو دن کا جو ہے تو فرق ہو سکتا ہے۔ آپ یہ بات 5ویں جماعت میں لیپ سال کے باب میں پڑھ چکے ہیں۔ ایسا فرق زمین کی سالانہ رفتار میں ہونے والے فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئیے دماغ پر زور دیتے ہیں۔ یوم اعتدال کے دوران دونوں قطبین پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب واقع ہوتا ہے۔ 21 مارچ کو طلوع آفتاب کس قطب پر ہوگا یہ آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہے تو بتائی گئی ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے والی شکل میں بھی جو ہے تو دیکھے ہیں، یوم اعتدال، یوم اعتدال بہار، اعتدال خزاں، وہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر دکھائی بھی دے رہی ہے، شکل میں بھی جو ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اعتدال بہار اور 23 ستمبر کا جو دن ہوتا ہے وہ اعتدال خزاں ہوتا ہے، 21 مارچ کا دن اعتدال بہار ہوتا ہے، اور
یوم عین اور یوم استوا کی تاریخوں میں ایک آدھ دو دن کا فرق ہو سکتا ہے، وہ اس کے سورج کا جو مداری گردش زمین کی جو مداری گردش ہوتی ہے اس کے رفتار کے فرق کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ 8 شکل نمبر 8.3 میں کہ شمالی قطب اور جنوبی قطب دونوں برابر حصوں میں جو ہے تو دکھائی بھی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، اور اس وقت جو ہے تو زمین کے ہر طرف جو ہے تو دن اور رات کا وقفہ جو ہے تو برابر برابر ہوتا ہے۔ یہی تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر بتائی گئی ہے۔ جو تاریخیں ہیں ان کو یاد رکھنا ہے کہ یوم اعتدال کب کسے کہا جاتا ہے اور وہ کتنی تاریخ کو ہوتا ہے۔ اسی طرح اعتدال خزاں، اعتدال بہار کی تاریخوں کو یاد رکھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے شکل نمبر 8.4 جس کا نام ہے محوری جھکاؤ کے ساتھ زمین کی 21 جون اور 22 دسمبر کو سورج کے مقابل کی حالت۔ یہاں پر ہمیں شکل نمبر 8.4 دیکھنا ہے اور زمین کی محوری جھکاؤ کی 21 جون اور 22 دسمبر کی حالت کو جو ہے تو بتایا گیا ہے اس کے اندر۔ اس کے روشن اور تاریک کے حصے بھی دکھائے گئے ہیں۔ شکل کا مشاہدہ کر کے درجہ ذیل سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو لکھنا ہے۔ اب اس کو آپ لوگوں کو مشاہدہ کرنا ہے۔ شکل جو ہے تو پیج نمبر 48 پر 48 پر جو ہے تو دی گئی ہے۔ اس کے سوالات میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگوں کو اس کے سوالات کے جوابات دیکھ کر لکھنا رہیں گے۔ پہلا سوال یہاں پر دیا گیا ہے کہ تصویر الف میں کون سا قطب روشن دکھائی دے رہا ہے۔ تصویر الف بھی دی گئی ہے، تصویر ب بھی دی گئی ہے۔ اے جو ہے تو الٹے ہاتھ پر یعنی بائیں طرف دکھائی دی گئی ہے، اس میں کون سا قطب روشن دکھائی دے رہا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہے۔ میں یہاں پر نہیں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو خود مشاہدہ کرنا ہے۔ دوسرا ہے تصویر بے میں کس قطب پر روشنی دکھائی دے رہی ہے، یعنی شکل نمبر اسی شکل کے اندر بے جو ہے یعنی سیدھے ہاتھ کی تصویر میں جو دکھائی دیا ہے اس میں کون سا قطب روشن ہے، شمالی قطب کے جنوبی قطب، وہ آپ کو طے کرنا ہے، دیکھنا ہے اور پھر لکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے کس نصف کرے پر دن کا وقفہ 21 جون کو بڑا ہوتا ہے۔ چوتھا ہے کس نصف کرے پر 22 دسمبر کو رات کا وقفہ بڑا ہوتا ہے۔ پانچواں سوال ہے خط سرطان پر کس دن سورج کی شعاعیں بالکل عمودی پڑتی ہے یعنی کھڑی پڑتی ہے۔ چھٹا ہے قطب شمالی یعنی اوپر کا جو قطب شمالی ہے وہ قطب شمالی کی حالت کے مطابق 22 مارچ اور 23 ستمبر کے درمیانی عرصے میں شمالی نصف کرے میں کون سا موسم ہوگا۔ چھٹا آسٹریلیا میں کرکٹ مقابلے موسم گرما میں منعقد کیے جاتے ہیں، وہاں کے موسم گرما کا عرصہ بتائیے۔ ناروے میں کس عرصے میں نصف شب کو سورج دکھائی دیتا ہے، اس وقت وہاں کون سا موسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے انٹارکٹیکا میں ہمارے ملک کے تحقیقی اسٹیشن مرکز بھارتی پر کس عرصے میں نصف شب کو سورج دکھائی دیتا ہے، اس وقت وہاں کون سا موسم ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے تو آپ لوگوں کو اس شکل کی مدد سے کرنا ہے اور سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو کہ کیا جو ہے تو یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے اور کون کون سے سوالات یہاں پر کیے گئے، اس کے جوابات آپ لوگوں کو لکھنا ہوگا۔ اب یہاں پر ہمیں کچھ باتیں جو ہے تو سمجھنا ضروری ہے کہ زمین کا کوئی بھی قطب چاہے وہ شمالی ہو یا جنوبی، جب سورج کی جانب زیادہ جھکا ہوتا ہے تب اس قطب کے جو نصف کرے کے 23.30 ارض البلد یعنی آڑے خطوط پر سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح 8.4 جو شکل دی گئی تھی وہ دی گئی ہے، آپ لوگ دیکھیں گے وہاں پر خط استوا پر 21 مارچ کو اور 23 ستمبر کو ان ایام اعتدال میں سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہے۔ اس کے بعد خط استوا سے خط سرطان یا خط استوا سے خط جدی، ان کے درمیان ارض البلدوں پر سورج کی عمودی شعاؤں کے پڑنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ جو ہے تو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح صرف 21 جون یا 22 دسمبر کو بالترتیب خط سرطان اور خط جدی پر سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہے۔ ان دنوں کو یوم عین کہا جاتا ہے، جیسا کہ
मैं इससे पहले आप लोगों को बताया हूँ यौम ऐन यानी क्या। यहाँ पर आप तस्वीर में भी देख सकते हैं 21 जून और 22 दिसंबर आप लोगों को दिख सकते हैं। इन दिनों को यौम ऐन कहा जाता है। खते सरतान से शुमाली कुतुब तक या खते जद्दी से जुनूबी कुतुब तक किसी भी अर्जुल बलद पर सूरज की शुआएं कभी भी उमूदन नहीं पड़ती है। ये भी याद रखना है। शुमाली निस्फ कुर्रे में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। शुमाली निस्फ कुर्रे में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और रात सबसे छोटी रहती है, इस बात को भी याद रखेंगे 21 जून को। जबकि जुनूबी निस्फ कुर्रे में वही दिन सबसे छोटा होता है। इस तरह जुनूबी निस्फ कुर्रे में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है, यानी 22 दिसंबर को जुनूबी निस्फ कुर्रे में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी रात जो है उस वक्त की सबसे छोटी होती है। और शुमाली निस्फ कुर्रे में वही दिन सबसे छोटा यानी उलट होता है। जो दिन शुमाली निस्फ कुर्रे में बड़ा होता है वही दिन जुनूबी निस्फ कुर्रे में छोटा रहेगा, और जो दिन जुनूबी निस्फ कुर्रे में बड़ा रहेगा वही दिन शुमाली निस्फ कुर्रे में छोटा रहेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की गई है कि आर्कटिक खत से शुमाली कुतुब तक के हिस्से में 24 घंटों या इससे ज़्यादा वक्त सूरज दिखाई देता है। शुमाली कुतुब में अगर देखेंगे हम लोग, ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है शुमाली कुतुब, इसके अंदर हम लोग समझ सकते हैं, तस्वीर में भी दिया हुआ है, शुमाली कुतुब ऊपर की तरफ का दिखाई दे रहा है। तो शुमाली कुतुब के अंदर अगर हम देखेंगे तो उस वक्त कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 24 घंटों का भी जो है तो सूरज जो है तो वहाँ पर दिखाई देता है। शुमाली कुतुब पर 22 मार्च से 23 सितंबर तक यानी 6 महीनों तक सूरज आसमान पर मुसलसल दिखाई देता है। शुमाली कुतुब के ऊपर तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, बाएं हाथ की तस्वीर जो है, ऊपर का जो हिस्सा शुमाली कुतुब दिखाई दे रहा है वहाँ की बात चल रही है। वहाँ पर 6 महीने तक यानी लगभग 22 मार्च से 23 सितंबर तक मुसलसल 6 महीनों तक आसमान पर सूरज दिखाई देता है। इसके बरखिलाफ 23 सितंबर से 21 मार्च तक ऐसी ही कैफियत जुनूबी निस्फ कुर्रे में अंटार्कटिका जो इलाका है, अंटार्कटिक इलाका आप देख सकते हैं सीधे हाथ की तस्वीर में, वहाँ पर एकदम नीचे जो है तो अंटार्कटिका लिखा हुआ है, तो वो अंटार्कटिका है। तो वहाँ पर ऐसी हालत होती है। खते उस्तवा पर इस दिन भी दिन और रात का वक्फा यकसा यानी 12-12 घंटों का होता है। सूरज के दिखाई देने का अरसा जो है हालत ऐन और हालत एतदाल के पेश नज़र हमने मौसमों का तयन किया है। खते उस्तवाई इलाकों में मौसमों की तब्दीली नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ मौसम की कैफियत में साल भर कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखाई देता है। लेकिन दोनों निस्फ कुर्रों में हर साल मखसूस वक्फों में गर्मा और सरमा जैसे मौसम होते हैं। साल भर के अरसे में ये मौसम यके बाद दीगरे आते हैं, जिससे मौसमों के चक्कर तैयार होते हैं। यानी ज़मीन पर आमतौर पर गर्मा और सरमा ये दो मौसम ही होते हैं, ये बात को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन कहीं कहीं 4 मौसम भी पाए जाते हैं। ये चीज़ें भी आप लोगों को याद रखना है कि कहीं कहीं जो है तो 4 मौसम होते हैं। खते उस्तवाई इलाकों में खास तौर पर मौसम तब्दील ज़्यादा नहीं होते हैं। खते उस्तवा यानी बीच का जो हिस्सा होता है जिसमें हमारा भारत भी जो है तो आता है। हमारे भारत में जो है तो 4 मौसम पाए जाते हैं, 3 इम्पोर्टेंट रहते हैं और एक जो है तो पतझड़ का मौसम भी जो है तो हम लोग गिनते हैं। ऐसे 4 हो जाते हैं टोटल। माहौल की तब्दीली, आबी बुखारात, हवाएं और बरसात के मौसमों पर भी माहौल की तब्दीली बरसात के मौसमों पर असरअंदाज होती है। आबी बुखारात भी असरअंदाज होते हैं, हवाएं और बरसात भी जो है तो असरअंदाज होती है। कुछ वक्फे तक मुसलसल होने वाली बरसात, गर्मा और सरमा के अलावा भी एक मौसम का इजाफा होता है, जिसकी वजह से मुकामी हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मा और सरमा के अलावा भी मौसम पाए जाते हैं। ज़्यादा बारिश होने की वजह से ऐसा होता है। कुछ मुल्कों में बरसात का एक अलहदा मौसम माना जाता है। मसलन भारत में मखसूस वक्फे में बरसात होती है, जिसकी वजह से गर्मा, बरसात, मानसून की वापसी और सरमा ये 4 मौसम माने जाते हैं। देखो हमारे भारत के यहाँ पर 4 मौसम दिए गए हैं। एक गर्मा का मौसम यानी गर्मी, बरसात, मानसून की वापसी और सरमा। मानसून की वापसी यानी बारिश के आने से पहले का मौसम, और
मौसम सरमा यानी सर्दी का मौसम। ऐसे 4 मौसम जो है तो यहाँ पर माने जाते हैं। यूरोप और शुमाली अमेरिका में गर्मा यानी समर, खिजा का मौसम भी होता है, सरमा का मौसम भी होता है, और बाहर का स्प्रिंग सीजन। ये 4 मौसम जो है तो यूरोप और शुमाली अमेरिका में है। समर का मौसम यानी गर्मी का मौसम यहाँ पर बताया गया है। खिजा का मौसम भी है, और विंटर सीजन मौसम सरमा है। बाहर के मौसम भी यहाँ पर है। ऐसे 4 मौसम जो है तो यूरोप और शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। 4 मौसम है, और भारत के भी आप लोग 4 मौसम समझ गए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अभी हमने यहाँ पर यूरोप और शुमाली अमेरिका में समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग, ये 4 मौसम देखे। अब हम लोगों को देखना है जानदारों पर मौसमी चक्कर के असरात, यानी जानदारों पर मौसमी चक्कर के क्या असरात होते हैं वो देखना है। अगर ज़मीन का महवर झुका हुआ ना होता तो ज़मीन पर हर सिमत साल भर में एक ही मौसम होता और एक ही मौसम कायम रहता, यानी मौसम ना बनते। एक ही अर्जुल बलद पर साल भर एक ही मौसम होता, लेकिन ज़मीन के महवर के झुकाव की वजह से, जैसा कि मैं इससे पहले बताया कि ज़मीन का जो महवर है वो झुका हुआ है, आप लोगों को महवर भी दिखाया गया है, तो उसकी वजह से मौसम में बदलाव आता है, उसमें तब्दीली आती रहती है। ज़मीन का मौसमी चक्कर हयाती कुर्रे पर असरअंदाज होता है, यानी हमारी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर जो वो असरअंदाज होता है, उसमें तमाम लोगों पर वो असरअंदाज होता है। जानदारों में जैसे जानवर है, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, इंसान, सबों पर। दोनों निस्फ कुर्रों में 66.30 से 90 के दरमियानी हिस्सों में 6 महीनों के वक्फे पर पड़ने वाली हल्की सूरज की शुआओं की वजह से हयातियाती तनव्वुर पाया जाता है, यानी उनमें फ़र्क पाया जाता है। जुनूबी अंटार्कटिका, इससे मैं पहले बताया, पहले वहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पिंगुइन है, वॉलरस है और सील जैसे जानदार जो है तो वहाँ पर पाए जाते हैं। ये सब जुनूबी अंटार्कटिका में ये जानवर पाए जाते हैं। आप लोग पिंगुइन की, सील की और वॉलरस की, पहले ऊपर तस्वीर में पिंगुइन है, फिर नीचे वॉलरस है, फिर बाएं तरफ नीचे वो जो है तो वहाँ पर सील, ये जानवर जो है तो आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो अलग अलग मौसम जो है तो यहाँ पर बनते हैं, वो ज़मीन के जो महवर है उसके झुकाव की वजह से बनते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। इसी तरह से शुमाली कुतुब के इलाकों में रेंडियर है, कुतबी रीछ है, कुतबी लोमड़ी है, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं। ये जो है तो वहाँ पर इस तरह से जानवर जो है तो पाए जाते हैं। इन इलाकों में रिहाइश पजीर इंसानों ने भी खुद को इन तबाही हालात के मुताबिक ढाल लिया है। इंतहाई सर्द मौसम में ग़िज़ा की कमी और शदीद सर्दी से बचाव के लिए बहुत से परिंदे और जानवर यहाँ से हिजरत कर जाते हैं, यानी यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। चुनांचा मौसमों के फ़र्क के मुकर्ररा हद तक अपने आप को ढाल लेते हैं, इसलिए जानदार मखसूस इलाकों में नज़र आते हैं। कुतबी इलाकों में मौसम के मुताबिक ख़त्ते शुमाल या जुनूब की जानिब सरकता है। ये जानदार इसके मुताबिक हिजरत करते हैं। एक मखसूस अरसे में ही दरख्त बावर होते हैं, जिसके पेश नज़र मुकामी मौसम के मुताबिक ही ज़राअत की फसलें की जाती है। यानी हर जगह जो है तो जानदारों ने, इंसान ने अपने आप को जो है तो ढाल कर रखा है। मौसम के हिसाब से ही वहाँ पर ज़राअत भी होती है, वहीं के हिसाब से जानवर भी होते हैं, और मौसम के हिसाब से ही सब तमाम जो है तो हयातियाती ज़िंदगी जो है हमारी वो चलती रहती है। यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं जानवर वगैरह कैसे दिखाई दे रहे हैं। बर्फ़बारी है, हर तरफ पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि आइए दिमाग पर जोर दें। पहला सवाल है यहाँ पर, भारत और इंग्लैंड एक ही निस्फ कुर्रे में वाक़ होने के बावजूद भी यहाँ क्रिकेट के मुकाबले मुख्तलिफ महीनों में क्यों मुनक्किद होते हैं, ये आप लोगों को पता करना है कि ऐसा क्यों है कि एक ही निस्फ कुर्रे में है फिर भी अलग अलग महीनों में यहाँ पर क्रिकेट रखे जाते हैं। दूसरा, ज़मीन पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात का वक्फा एक जैसा है, इसके बावजूद इस दिन ज़मीन के कुछ हिस्सों में गर्मा का मौसम होता है और कुछ हिस्सों में सरमा। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये भी आप लोगों को पता कर लिया होगा आप लोगों ने। अब पूरा सबक मुकम्मल होने पर है तो आप लोग समझ सकते हैं।
ایسے کوئی دو ملک کے نام ان کے ارض البلد مقام کے ساتھ بتائیے جہاں مئی کے مہینے میں اونی کپڑے پہننے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بہت غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، معلوم کرنا ہے، اور اس کے بعد ان سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو لکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ تینوں سوال پر آپ لوگوں کو غور کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں آرکٹک ٹرن کے بارے میں؟ ایک پرندہ ہے جو شمالی قطب پر جب سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ آرکٹک ٹرن نامی پرندہ جنوبی قطب کی جانب سفر کرتا ہے۔ جب شمالی قطب پر موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے تو یہ پرندہ دوبارہ شمالی قطب کی جانب لوٹتا ہے۔ اس کا یہ سفر غذا کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ پرندہ مجموعی طور پر سال بھر میں تقریباً 70,000 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے۔ دنیا میں شاید یہ واحد پرندہ ہے جو ایک ہی سال میں 2 مرتبہ موسم گرما سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور دوسرا پرندہ ہے سائبرین کرین۔ سرما میں سردی کی شدت اور غذا کی کمی کی وجہ سے شمالی قطب سے جو علاقہ ہے شمالی قطب کا، وہاں سے یہ بگلے بھارت آتے ہیں۔ ان کا سفر 8 تا 10,000 کلومیٹر پر محیط ہوتا ہے۔ بھارت میں موسم گرما کا آغاز ہوتے ہی یہ دوبارہ شمالی قطب کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 پرندوں کا جو ہے تو ذکر کیا گیا ہے، اور پیج نمبر 50 پر ان کی تصویریں ہیں، یہاں بھی آپ لوگ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اب کچھ سوالات اور ہیں، جیسے بھارت میں جانداروں پر موسمی چکر کا کیا اثر ہوتا ہے، معلوم کیجئے، اور اس کے 2 پیراگراف آپ کو لکھنا بھی ہے معلوم کر کے۔ اور آپ کے لیے اور ہے، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں، زمین کا محور اگر جھکا نہ ہوا ہو تو مندرجہ ذیل مقامات پر دن کے وقفے اور موسموں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر دیا ہوا بھی ہے کینیڈا، جزائر تسمانیہ، نائجیریا، جزائر غرب الہند، ویسٹ انڈیز، پیرو جزائر، بورنیو۔ تو ان کا گلوب کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو زمین کا محور اگر جھکا نہ ہو تو ان مقامات پر وقفے اور موسموں کی کیفیت کیا ہوگی، جو مقامات میں ابھی آپ لوگوں کو بتایا ان مقامات پر۔ اب آئیے دماغ پر زور دیجئے بھی کر کے یہاں پر دیا ہوا ہے، جیسے جموں اور کشمیر میں گرما کی راجدھانی سری نگر اور سرما کی راجدھانی جموں ہوتی ہے، کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ یہاں پر جو ہے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جموں اور کشمیر میں گرما کی راجدھانی سری نگر ہوتی ہے اور سرما کی راجدھانی جموں ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ تو یہاں پر تمام ہی نکات اس سبق کے مکمل ہو چکے ہیں، تمام ہی پوائنٹس کو جو ہے تو کلیئر کیا جا چکا ہے۔ آپ لوگوں کو مشق دی گئی ہے، یہاں پر مشق میں بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں، الگ الگ قسم کے مناسب متبادل چن کر بیان کیجئے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، درست کر کے لکھیے۔ یہ آپ لوگوں کو اپنے استاد اور جماعت کے ساتھیوں کی مدد سے مل کر یہ کرنا ہے۔ اس سبق کی ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو پہلا جو حصہ بتایا گیا ہے اس کا بھی جو ہے تو لنک پیسٹ کر دی جائے گی، اس سبق کو بھی آپ لوگ سمجھو، یہ بھی دیکھو۔ اور بہت کچھ باتیں اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اپنے استاد سے رابطہ قائم کر کے آپ لوگ ان سے اس کو سمجھنے کی اور کوشش کر سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بچوں، اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں۔ اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے، اور
नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।